अध्याय 26 झाड़ी में एक पक्षी। अब दोनों टीम लीडरों ने एक ही समय में आदेश दिया और गार्ड बैरियर उसी समय खड़े हो गए जब दो चकाचौंध कर देने वाली तलवारों की रोशनी बीच के अंतर को चीरती हुई गुजरी और 6 लाल लकीरें आकाश से जादूगरों की पीठ की ओर नीचे आईं। काल ने हमलावरों की ओर एक जोरदार अपरकट मारा जिससे उसका अपना रैंड हमला आने वाली तलवार की रोशनी की ओर चला गया। इस टक्कर से पंजे बिखर गए, लेकिन तलवार के हमलों की रोशनी मंद पड़ गई, जिसके बाद दूसरे ग्रैंड ने उन्हें पूरी तरह से रोक दिया। काल की टीम के योद्धाओं ने जीत की खुशी में मुस्कुराया क्योंकि हॉक के हमलों ने दोनों जादूगरों को ढेर कर दिया, उनकी वर्दी पर लगे सुरक्षात्मक कवच को सक्रिय कर दिया और उन्हें युद्ध से बाहर भेज दिया। कमीने, अभी क्या हुआ? हमलावरों में से एक चिल्लाया, इस बात से अनजान कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया था। वे घबराकर चारों ओर देखने लगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगला हमला कहां से होगा। हॉक अभी भी उनके पीछे पेड़ों में छिपा हुआ था, वह बाहर उड़कर खुद को निशाना नहीं बनाना चाहता था, जब तक कि जरूरी न हो। इससे उनका ध्यान कुछ देर के लिए भटक गया और काल ने 2 और हमले कर दिए, जिससे उन्हें बचाव करना पड़ा, जबकि डाना ने अपने मैजिक मिसाइलों को तैयार कर लिया। उन्हें इन मंत्रों को चलाने में दूसरों से ज्यादा समय लगा, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उनकी ताकत औसत से कहीं बेहतर थी। आक्रमणकारी टीम के नेता इन जादुई प्रक्षेपियों के बारे में कुछ नहीं कर सके, क्योंकि काल के ग्रैंड को रोकने की कोशिश में उनकी तलवारें पहले ही अपनी जगह से हट चुकी थीं। उन्होंने हमलों को सहा, अपनी उन्नत शारीरिक क्षमता से उन्हें झेल लिया, और फिर हॉक के अगले हमले से बचने के लिए बगल में कूद गए। ये तो सरासर घटियापन है। तुमने राक्षसों को अपने पक्ष में कैसे कर लिया? लड़कों ने शिकायत की, जबकि काल की टीम हंस रही थी। क्या उन्होंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? काल के पास एक पालतू बाज है, पहले साल के छात्रावासों में उसी की चर्चा हो रही है। डाना ने मजाक में कहा। उनकी हंसी मजाक में तब खलल पड़ा जब वे सभी चमकते हुए जादू से घिर गए और उन्हें उस मंचन क्षेत्र में ले जाया गया जहां से उन्होंने युद्ध शुरू किया था। मैच खत्म हो गया है। मैंने आपको थोड़ी देर बात करने का मौका दिया, लेकिन जीत रक्षा टीम 5 की हुई है। बूढ़े जादूगर ने घोषणा की। हम कैसे हार गए? हमलावरों ने पूछा। हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो, लेकिन जब आप बच निकले तो हवा में चीरने वाले पंजों के 2 से अधिक सेट थे। आप सीधे दूसरे सेट में कूद गए, और मेरे रक्षात्मक जादू ने उसे आपके लिए सोख लिया, इसलिए इसने आपकी पीठ को चीर नहीं डाला। तुम ही थे काल। तुम्हारे बाज को वापस आने में कितना समय लगेगा? जादूगर ने आगे कहा। काल अपने प्रशिक्षण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तभी हॉक वहां आ गया, जो पीछे छूट जाने से नाराज था। प्रशिक्षण क्षेत्र अकादमी के चारों ओर बने घेरे का ही हिस्सा था, इसलिए वह केवल 1 किलोमीटर दूर ही गया था और कुछ ही मिनटों में वापस आ सकता था। अगर मैंने उसे फोन नहीं किया होता तो बस कुछ ही मिनट लगते। हमें बस 1 किलोमीटर के आसपास ही ले जाया गया था। वैसे यह एक अविश्वसनीय अनुभव था, काल ने जवाब दिया। युवा जादूगर ने काल के उत्साह को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह एक जादुई वस्तु है जो प्राचीन खंडहरों से मिली है। एक समय में 1 से अधिक छात्रों को ले जाने की क्षमता से खेल का अनुभव कहीं अधिक रोमांचक हो जाता है, लेकिन सुरक्षात्मक जादू पूरी तरह से वरिष्ठ प्रोफेसर की देन है। खैर, हमें आप सबको धो देना चाहिए। ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई टीम दलदल में छिपने का फैसला करे, आमतौर पर वे सूखी जमीन पर आमने सामने की लड़ाई को चुनते हैं। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, वह घात लगाकर हमला करना बेहद शानदार था। उन्हें तब तक पता भी नहीं चला कि उन पर हमला हो रहा है जब तक कि जादूगरों को मार गिराया नहीं गया। सार्जेंट रीटा ने आगे कहा। हाँ, भले ही कपड़े धोने वाली टीम आपकी चतुराई की सराहना न करे, लेकिन क्रियान्वयन त्रुटिहीन था। मुझे लगता है कि युवा सार्जेंट ने टीम लीडरों में एक स्काउटिंग और घात विशेषज्ञ को शामिल करने का बहुत ही समझदारी भरा सुझाव दिया है। केवल ऐसे योद्धाओं और जादूगरों का होना जो एक दूसरे की शैली को जानते हो, थोड़ा नीरस था। बूढ़े जादूगर ने भी सहमति जताई। सार्जेंट रीटा ने सिर हिलाया। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ। अपने कमरों में वापस जाने से पहले बोनस राशि आपके स्टूडेंट कार्ड में जोड़ दी जाएगी। बहुत बढ़िया, सबने अच्छा प्रदर्शन किया। इतने सारे विजेताओं और इतनी चुनौतीपूर्ण लड़ाई के बाद बहुत समय बीत गया है। काल की टीम बेस पर लौटते समय थोड़ा अधिक गर्व से चल रही थी। अतिरिक्त क्रेडिट से वे अपने कमरों के लिए कुछ बढ़िया सामान, छोटी मोटी विलासिता की चीजें, या अकादमी में और भी विशेष सुविधाएं प्राप्त कर सकते थे। इस समूह को वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं थी, उन्हें पहले से ही अतिरिक्त प्रशिक्षण के योग्य माना जाता था, लेकिन वे इस बात को लेकर काफी उत्सुक थे कि अकादमी को शुरू से ही कैसे पता था कि काल इतना उत्कृष्ट होने वाला है। यह उसकी रैंडिंग क्लॉ स्किल ही होनी चाहिए थी।
वह बेहद घातक थी और बिना थके एक साथ दो अवेकेंड रैंक टीम लीडरों के हमलों को रोक सकती थी। वहीं हॉक भी ऐसा ही कर सकता था। ये बात बाकी छात्रों के लिए एक अनुचित लाभ थी। किस तरह की क्लास ने आपको शुरुआत से ही कॉम्बो सेट दिया, लेकिन अगर उन्हें दोबारा उनकी टीम में शामिल होने का मौका मिल जाता तो इस सेमेस्टर में कम से कम एक बार फिर अतिरिक्त बोनस मिलने की अच्छी संभावना थी। अब तक उनकी सभी लड़ाइयां निरर्थक जीत में समाप्त हुई थीं, जिसमें लड़ाई खत्म होने पर हमलावरों के पास केवल कुछ ही छात्र बचे थे। ये बोनस संचयी नहीं था। प्रत्येक विजेता छात्र को समान राशि मिलती थी, सिवाय उन छात्रों के जिन्हें लगता था कि उन्होंने बोनस पाने के लिए पर्याप्त अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इसलिए उन सभी 9 छात्रों को बोनस मिलना उनकी जेब के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। नहाने के बाद स्टडी हॉल में मिलते हैं। दोपहर में आराम करने और पढ़ाई करने के लिए कुछ अच्छी जगहें हैं। अगर आप हमारे साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, योद्धाओं में से एक ने पूछा। डाना ने काल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन कौन सी थ्योरी की क्लास लेते हो? मैंने तुम्हें जादू की किसी भी क्लास में नहीं देखा, इसलिए तुम जरूर कोई शारीरिक हमले की कला का इस्तेमाल करते होगे। काल ने मासूमियत का बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन बाकी लोगों ने इसे तुरंत भांप लिया। क्या आपके यहाँ थ्योरी की कोई क्लास नहीं है जिसमें होमवर्क दिया जाता हो? क्या आप सभी प्रैक्टिकल क्लास में ही हैं? डाना ने ईर्ष्या भरे चेहरे के साथ पूछा। सुबह मेरी स्किल इंटरसेप्शन ट्रेनिंग होती है, दोपहर में मार्शल आर्ट्स की क्लास होती है, और फिर सार्जेंट रीटा मुझे अपनी सुविधा के अनुसार सबक देती है। यह कोई क्लास नहीं है, बस कुछ ऐसी चीजों का अध्ययन है जो मुझे पता होनी चाहिए, जैसे कि राक्षसों की शारीरिक संरचना। काल ने समझाया। लड़कों में से एक हंस पड़ा। खैर, तुम्हारी हालत डाना से बेहतर है। वो सुबह हमारे क्लासरूम के सामने सैद्धांतिक जादू और व्यवहारिक कौशल की क्लास लेती है, फिर दोपहर भर आधुनिक नृत्य और सौंदर्य प्रसाधन की क्लास में रहती है। दाना शर्मा गई, जबकि काल ने उस प्यारी जादूगरनी को गौर से देखा। वह इतनी खूबसूरत तो नहीं थी कि सुपर मॉडल बन जाए, लेकिन कीचड़ में सनी होने के बावजूद काल इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह इतनी प्यारी थी कि देखते ही गले लगाने का मन करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले दिन ये बात उससे कैसे छूट गई। शायद ये दिव्य इंजेक्शन का ही एक दुष्प्रभाव था, जैसे उसकी बढ़ी हुई लंबाई। उसे पहले साल में ही डांस और कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए मजबूर होने का सिर्फ एक ही कारण था। वे उसे एक आइडल बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे, चाहे वह पहले ऐसा चाहती हो या नहीं। खुश रहो कि यह तुम नहीं हो। उन शिक्षकों के जीवन भर के टूटे सपने हैं जिन्हें वे छात्रों के माध्यम से जीना चाहते हैं, ये तो नरक है। डाना ने बुदबुदाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि आईशैडो और लिपस्टिक में मैं अच्छा लगूंगा, लेकिन मैं पढ़ाई के लिए अच्छी जगह ढूंढने में आपके साथ चलूंगा। मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें पड़ी हैं। काल मान गया। अध्याय 27, पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी जगह। आखिरकार जब वह नहाकर साफ हो गया और गंदी वर्दी को कपड़े धोने के कमरे में भेज दिया गया, तो काल निर्धारित बैठक स्थल की ओर चल पड़ा, जहां उसे केवल डाना ही इंतजार करती मिली। ऐसा लगता है कि बाकी दोनों ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। उनके युद्ध प्रशिक्षक रास्ते में उनसे मिले और जब उन्हें पता चला कि वे गार्ड कौशल में बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए अपने साथ ले लिया। उन्होंने बताया, अच्छा, तो फिर हमारे पास पढ़ाई के लिए और जगह होगी। आज आपको किस काम पर ध्यान देना है? काल ने पूछा। माना सिद्धांत। ये जादूगर वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, जो हमारे अपने माना भंडार को बढ़ाने और हमारे ज्ञात मंत्रों की कास्टिंग लागत को कम करने में सहायक होता है। शुरुआत में हम वास्तव में अक्षम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार होता जाता है। विचार यह है कि जैसे जैसे हम बेहतर होते जाते हैं, अधिकांश जादूगरों को नए मंत्रों या कौशलों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती जाती है। ये जादूगर वर्ग का ही एक हिस्सा है। फिर हम इसका उपयोग कक्षा में मंत्र सीखे बिना ही अपनी मंत्र पुस्तक का विस्तार करने के लिए कर सकते हैं, जो कि बहुत तेज तरीका है, और अंतर्दृष्टि से प्राप्त मंत्र तेजी से और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं, जिससे रैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने समझाया। सच में, ये बहुत मेहनत का काम लगता है। मुझे बस अपनी लड़ने की कला और शारीरिक क्षमताओं का अभ्यास करना है ताकि मैं अपनी प्रगति के साथ तालमेल बिठा सकूं। फिलहाल तो यही है। उन्हें मेरे क्लास माकन के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए जब तक मुझे जादूगरों की तरह कोई अंतर्दृष्टि नहीं मिल जाती, मेरे पास केवल एक ही कौशल होगा, लेकिन हॉक के साथ साथ यह कौशल भी शक्तिशाली होता जाएगा। मेरा शरीर भी ऐसा ही करता है। वह जितना मजबूत होता है, मैं भी उतना ही मजबूत होता जाता हूँ। काल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खैर, यह एक मुश्किल स्थिति भी है और एक बड़ी जीत भी।
अपने पालतू जानवर के साथ रहकर और उसे प्रशिक्षित करके ही आप मजबूत बनते हैं। इसके लिए किसी गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंततः केवल एक ही कौशल होना थोड़ा सीमित करने वाला हो सकता है। वे कुछ सेकंड तक चुपचाप चलते रहे, फिर डाना ने एक रास्ते की ओर इशारा किया जो एक बगीचे में जाता था। हम वहीं जा रहे हैं। वहां मेजों वाले कई मंडप हैं और हम वहां पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ और क्रेडिट मिलने पर मैं अकादमी का लैपटॉप या टैबलेट जरूर खरीद लूंगा। हर बार हाथ से नोट्स लिखने से तो ये बहुत आसान होगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने प्राथमिक विद्यालय के बाद से कभी कलम का इतना इस्तेमाल किया है, लेकिन शिक्षण स्टाफ में मौजूद सभी जादूगर बहुत बुरे हैं और वे मानते हैं कि ज्ञान की किताबें ही सबसे अच्छी तकनीक है। बस हस्तलिखित ज्ञान की किताबों के ढेरों पन्ने। काल हंस पड़ा। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पिछले 20-30 वर्षों में ही अस्तित्व में आए थे, इसलिए 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग कलम और कागज को ही प्राथमिकता देते थे, और दैवीय इंजेक्शन से पहले की पुरानी परंपरा के कुछ जादूगर सैकड़ों वर्ष पुराने थे। भले ही छपे हुए पन्ने कहीं अधिक सुपाठ्य ग्रंथों और स्पष्ट रूप से समझ में आने वाले चित्रों को संभव बना देते, फिर भी वे इतनी जल्दी अपने तौर तरीकों को बदलने वाले नहीं थे। रहस्य का एक हिस्सा लेखक की खराब लिखावट, गुप्त कोड और संक्षिप्त भाषा को समझने की कोशिश करना था। इसी ने जादू को सदियों तक दुर्गम बनाए रखा ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। अब जबकि अभिजात वर्ग की इतनी भारी आमद हो रही थी, जिसमें हर साल 1 दर्जन या उससे अधिक नए जादूगर शामिल हो रहे थे, वह रहस्य खोता जा रहा था। लेकिन पुराने जादूगर अपने स्वर्णिम युग में थे। वे ऐसे मंत्र और कौशल सिखा रहे थे जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वे शायद कभी उन लोगों को नहीं दिए जाएंगे जिन्हें नायकों के रूप में देखा जाएगा, न कि जादुई राष्ट्रों के संभावित गद्दारों या धन के संग्राहकों के रूप में। देश को जिस सत्ता की जरूरत थी, उस पर राज करने वाले अन्य लोगों की तरह कई जादूगर भी केवल स्वार्थी रहे थे। वे भारी भरकम फीस वसूलते थे और विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। उन्हें बेहद बुरा तो नहीं माना जाता था, लेकिन तकनीकी क्रांति के कुलीन वर्ग की तरह समझा जाता था, जो अपनी दौलत और सत्ता के कारण दुनिया से कटे हुए थे, और अगर आप उनके सामाजिक स्तर के नहीं थे तो आप उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते थे। सच कहूं तो लैपटॉप होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे टाइप करना नहीं आता। मैं खानों में काम करने वाले परिवार से हूं, और मेरे परिवार के पास कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। मुझे पता है कि शहर के ज्यादातर बच्चे इनका इस्तेमाल हर समय करते हैं, लेकिन हम नहीं। दाना मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैं भूल ही गई थी कि तुम वहीं पली बड़ी हो। मेरा परिवार शहर में कपड़ों की दुकान चलाता था, इसलिए हमें हर काम के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी। ऑर्डर लेने से लेकर इन्वेंट्री ट्रैक करने तक। ग्रामीण खनन कस्बे में रहने के कई नुकसानों में से यह एक था। बुनियादी ढांचे पर खर्च होने वाला पैसा उन तक नहीं पहुंचता था, सिवाय रेलमार्ग सुधारों के, जिनके जरिए कोयला और धातुएं कस्बे तक पहुंचाई जाती थी। ये दोनों खदानें देश की प्रमुख संपत्ति थी। एक विशाल कोयले की खान थी जिससे बिजली संयंत्र चलते थे, जबकि दूसरी खान एक फॉल्ट लाइन के पार दूसरी दिशा में फैली हुई थी और उसमें बहुमूल्य धातुओं का भंडार था। यह एक बढ़ते हुए राष्ट्र की हर जरूरत को पूरा करने वाली हर चीज थी, लेकिन ये सरकार की संपत्ति थी, और उस धन का एक भी हिस्सा वास्तव में खनन करने वाले लोगों तक नहीं पहुंचा। दाना उन्हें झाड़ियों के भूल भुलैया में बने एक कोने में बने एक छोटे से मंडप में ले गई, और जब वे बैठ गए तो जादुई झाड़ियां उस छोटी इमारत के चारों ओर उगाईं, जिससे वे आने जाने वाले छात्रों से बच गए और उन्हें अध्ययन करने के लिए एकांत मिल गया। ये तो बहुत बढ़िया है, और इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। काल ने आह भरी। उसे घर की कोयले की धूल और दलदल की गंदगी दोनों की याद आ गई। हाँ, मुझे तो लिली के फूल सबसे ज्यादा पसंद हैं, इसलिए इस जगह का कोई मुकाबला नहीं। डाना ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई और अपनी पाठ्यपुस्तकें उसके सामने रख दी। काल ने अकादमी के आसपास पाए जाने वाले आम राक्षसों पर अपनी मौजूदा अध्ययन पुस्तिका निकाली। ये वह किताब थी जिसे अभियान पर जाने वाले सभी छात्र समूहों को याद करना अनिवार्य था, और सार्जेंट रीटा ने काल से भी इसे सीखने की मांग की थी, हालांकि उनका इरादा उसे इतनी जल्दी अकादमी परिसर छोड़ने देने का नहीं था। वह चाहती थी कि वह राक्षसों की सभी क्षमताओं को सीखे ताकि वह अपने विकास के लिए एक योजना बना सके। काल को उम्मीद थी कि एक बार वह ये सीख लेगा तो वह अपना वादा पूरा करेगी और उसके संग्रह में जोड़ने के लिए एक और राक्षस शावक ढूंढेगी, जो हॉक से भी अधिक टिकाऊ हो। अध्याय 28 भूल भुलैया। राक्षसों का अध्ययन करना मजेदार था, लेकिन लिली की खुशबू और डाना के शैम्पू की महक के कारण काल का ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था। हॉक को जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे अपना घोंसला लिली की झाड़ियों से कहीं ज्यादा आरामदायक लग रहा था।
लेकिन डाना की खुशबू लाजवाब थी, और इस निजी मंडप में उसकी मौजूदगी ने काल को इतना बेचैन कर दिया था जितना वह स्वीकार करना नहीं चाहता था। लेकिन उसने एक घिनौना इंसान न बनने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की पूरी कोशिश की। इलाके में मौजूद हर उस राक्षस के बारे में सावधानीपूर्वक नोट्स बनाए जो कुछ हद तक उपयोगी हो सकता था, जबकि बाकी राक्षसों को याद कर लिया ताकि भविष्य में उनसे सामना होने पर वह उनका इस्तेमाल कर सके। जैसे जैसे उसे अधिक जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे साजंट के उसे प्रशिक्षण के लिए यहीं रखने के बजाय बाहर जाने देने के अपने रुख में नरमी आने की संभावना बढ़ती गई। ऐसा नहीं था कि अकादमी खूबसूरत या सुविधाओं से लैस नहीं थी, लेकिन काल अपने बचपन में खनन कस्बे से बाहर बहुत कम ही गया था, और यहाँ आने के रास्ते में उसने कई किलोमीटर का बीहड़ इलाका देखा था। बस एक समूह के साथ इसे देखना ही अपने आप में एक रोमांच होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने उस काल्पनिक छुट्टी के दिन पर कैंपिंग ट्रिप का वादा किया था, जो उन्हें कभी नहीं मिली। सूर्यास्त नजदीक आने पर आकाश का रंग बदलने लगा, तब तक दोनों घंटों चुपचाप अध्ययन करते रहे। अच्छा, अब हमें अंदर वापस जाना चाहिए। अगर हम जल्दी नहीं निकले तो रात के खाने तक अंधेरा हो जाएगा, और अकादमी के परिसर में इमारतों के बीच के रास्तों को छोड़कर कहीं भी रोशनी नहीं है। दाना ने काम रोकना पड़ रहा था, इसलिए झुंझलाते हुए आह भरी। तुम पढ़ाई में काफी दिलचस्पी लेते हुए दिख रहे थे, काल ने कहा। हाँ, बाकी दोनों तो लड़ाई में अच्छे साथी हैं, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल बेकार। वे किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेते और लगातार बातें करते रहते हैं। बस बैठकर पढ़ाई कर पाना ही एक सुखद बदलाव है। उसने सहमति जताई। जैसे ही उन्होंने अपना सामान समेटा और खड़े हुए, मंडप के चारों ओर की झाड़ियां फिर से खुल गईं, जिससे उन्हें भूल भुलैया में जाने का रास्ता मिल गया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, दुनिया में अंधेरा छा गया, मानो सूरज 1 घंटा पहले ही डूब चुका हो और मंडप ही अपनी रोशनी दे रहा हो। ध तेरे की, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, डाना ने बुदबुदाया। मुझे लगता है कि हम झाड़ियों के पीछे और बादलों की छाया में हैं, बाहर निकलते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ठीक से दिखाई दे रहा है, इसलिए अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तो हम बाहर निकल पाएंगे, काल ने सुझाव दिया। दाना का हाथ उसके हाथ से टकराया, फिर नीचे फिसलकर उसकी उंगलियों को पकड़ लिया, और काल को एहसास हुआ कि किसी और के लिए ये कितना अंधेरा होगा। उसे जो रंग दिखाई दे रहे थे, उनमें से किसी का भी नाम उसे पता नहीं था, लेकिन रोशनी उनके पैरों के नीचे घास से आ रही थी। ये जैविक प्रकाश का एक रूप होना चाहिए जो सामान्य मानव दृष्टि की सीमा से बाहर था, जिसका अर्थ था कि यहाँ का अंधेरा शायद अप्राकृतिक था। उन्होंने समय को लेकर कोई गलती नहीं की थी, किसी ने भूल भुलैया पर अंधकार का जादू कर दिया था। जब काल वापस रास्ते पर आगे आगे चल रहा था, तब डाना का हाथ उसके हाथ में आश्चर्यजनक रूप से नर्म और गर्म था, और घास में लगभग लड़खड़ाने के कारण उसकी सांसें और भी तेज होती जा रही थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस आराम करो और मेरे कदमों का अनुसरण करो, काल ने फुसफुसाते हुए कहा। डाना उसके बगल में आ गई, इसलिए काल ने अपना हाथ उसके कंधों पर लपेट लिया और भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए आखिरी कुछ मोड़ लेते समय उसका हाथ नहीं छोड़ा। उनकी जगह ज्यादा दूर नहीं थी, भूल भुलैया में खो जाने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वह सैर एक सुखद याद बन गई थी। ढलती हुई शाम की रोशनी में वापस आने पर डाना ने राहत की सांस ली, लेकिन जब तक उन्हें पास ही पेड़ों में से एक के पीछे से किसी के धीरे से हंसने की आवाज नहीं सुनाई दी, तब तक वह काल से दूर हटने के लिए हिली भी नहीं। बधाई हो, आप रोमांस की भूल भुलैया से निकलने वाले पहले व्यक्ति हैं। और आप दोनों कितने प्यारे हैं, पेड़ के पीछे खड़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। रोमांस का भूल भुलैया, डाना ने धीरे से पूछा। क्या तुम्हें पता नहीं था? ये अकादमी का सबसे मशहूर रोमांस स्पॉट है, इन छिपी हुई झाड़ियों की वजह से। जब भी हम बोर हो जाते हैं, तो हम इन झाड़ियों पर अंधेरा छाने का जादू कर देते हैं, ताकि देखें कि कौन जोड़े बनकर बाहर आता है, कौन अपने साथी को पीछे छोड़ देता है, और कौन सोचता है कि अंधेरा आवाजों को रोकता है और हद पार कर देता है। सीनियर सहपाठी ने समझाया। दाना शर्मा गई, लेकिन काल को एक शानदार विचार आया। वह उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, अगर सबको यकीन हो जाए कि हम यहाँ रोमांस करने आए हैं, तो कोई हमारी पढ़ाई में दखल नहीं देगा। हम पूरी रात यहीं रह सकते हैं और कोई हमें रोकने की कोशिश नहीं करेगा। एक पल के लिए वह सचमुच उसकी चाल में आ गई, फिर उसने काल की ओर देखा और जैसे ही उसे समझ आया कि वह असल में क्या कहना चाह रहा है, उसके गाल और भी लाल हो गए। अकादमी में जुड़ों की सूची में सिर्फ वे दोनों ही शीर्ष पर थे। जादूगर वर्ग के छात्रों के बीच यह एक बड़ा विवाद होगा, और उनके बगल में बैठे योद्धा वर्ग के लड़के निश्चित रूप से काल और उसके साथ होने पर शिकायत करेंगे, जिसका मतलब था कि बाकी लड़कों के पास कोई मौका नहीं था।
लेकिन वह उनमें से कुछ भी नहीं चाहती थी, और काल उसे कम से कम रात के अधिकांश समय तक वास्तव में पढ़ाई करने देने में संतुष्ट प्रतीत हो रहा था। डाना ने इस बात के विचारों को दरकिनार कर दिया कि वे पढ़ाई न करने के दौरान क्या कर सकते हैं, और उसकी योजना से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। कल छुट्टी का दिन है, हम नाश्ते के बाद पढ़ने आ सकते हैं, उसने धीरे से जवाब दिया। तो फिर मैं लंच पैक कर लूंगा। वे दोनों जाने के लिए मुड़ रही थे कि भूल भुलैया के निकास द्वार के पास से दो लोगों के झगड़ने की आवाज सुनाई दी। जो भी जोड़ा अगला बाहर आ रहा था, वे एक दूसरे से खुश नहीं थे, लेकिन काल और डाना को आज रात दूसरे छात्रों के इस ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वे अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, जब तक कि डाना छात्रावास में अपने कमरे की ओर नहीं मुड़ी और उसकी पकड़ ने उसे कुछ पल के लिए पीछे खींच लिया। माफ करना, मैं भूल गई थी। सुबह मिलते हैं, वह हकलाते हुए बोली और फिर दौड़कर अपने कमरे में चली गई। अध्याय 29, नींदहीन रातें। काल उस रात इतना उत्साहित था कि उसे नींद ही नहीं आई, और सुबह सूरज निकलते ही वह नाश्ते पर पहुंच गया। उसने सोचा कि अब कमरे से बाहर निकलना ठीक रहेगा, लेकिन अकादमी में आने के बाद से अपनी पहली छुट्टी को लेकर उत्साहित होने वाला वह अकेला नहीं था, और कॉमन एरिया पहले से ही उन छात्रों से भरा हुआ था जो दिन भर की अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। इस बात पर सहमति बनी कि उन्हें आज परिसर के हर कोने का पता लगाना चाहिए, ताकि अगली बार जब उन्हें थोड़ा समय मिले तो वे सभी बेहतरीन जगहों को ढूंढ सकें, लेकिन इससे डाना के साथ शांतिपूर्वक अध्ययन करने की उनकी योजनाओं पर गंभीर असर पड़ेगा। वह उसके साथ खाना खाने के दौरान शामिल हुई, और नींद न आने वाली रात के बाद वह भी उतनी ही थकी हुई लग रही थी जितना वह खुद महसूस कर रहा था। सुप्रभात, लगता है आज पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छी जगह चुनने में हमसे गलती हो गई। डाना ने दलिया का कटोरा और एक ऐसा पेय लेकर बैठते हुए उसका अभिवादन किया, जिसका रंग इतना चटक हरा था कि काल को यकीन हो गया कि वह जहरीला होगा। उसके चेहरे पर चिंता का भाव देखकर वह धीरे से हंस पड़ी, फिर उसने पेय की एक घूंट ली। ये एक एनर्जी ड्रिंक है, वो इसे वहां फ्रिज में रखते हैं उन छात्रों के लिए जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। ये उतना बुरा नहीं है जितना दिखता है, उसने समझाया। काल ने अनिच्छा से सिर हिलाया। घर के पास वाली दुकान पर तो ये मिल जाते थे, लेकिन उसने इस रंग का कभी नहीं देखा था। खनिकों को वो पसंद आते थे जिन्हें कॉफी या जूस में मिलाकर पिया जाता था, यह इस बात पर निर्भर करता था कि उनकी शिफ्ट किस तरफ है। काल ने अपने मग पर हाथ फेरा। मैं कॉफी ही पी लूंगा, धन्यवाद। लेकिन अगर बगीचे में पढ़ाई करना बहुत शोरगुल भरा होगा, तो क्यों न हम मेरे कमरे के आंगन में चले जाएं। वह काफी बड़ा है, और वहां से कैंपस के बाकी हिस्सों से अलग थलग रहता है। वहां एकदम सन्नाटा रहता है, और वहां एक अच्छी मेज भी है। ये तो वाकई बहुत सुखद लगता है। मेरा कमरा बेहद शोरगुल वाला है, तीन तरफ से अभ्यास कर रहे छात्रों के धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं, और कसम से अगर इससे भी बुरा हाल होता तो उनकी सांसें भी सुनाई देती। कैफेटेरिया से निकलते समय उन पर पड़ रही ईर्ष्यालु निगाहों और इस बात को लेकर चल रही चर्चाओं पर उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि क्या वे अकादमी पहुंचने से पहले एक दूसरे को जानते थे या क्या वे पहली बार रास्ते में मिले थे। यहाँ पहले कुछ हफ्तों में उन्हें जितनी पढ़ाई करनी थी, उसके चलते गपशप करना ही उनके लिए समय का एकमात्र जरिया था। छात्रों को सीधे स्कूल से अकादमी लाया गया था, इसलिए उनके पास कक्षा में मौजूद सामान के अलावा उनका कोई पुराना सामान नहीं था। बड़े शहरों से आए कुछ छात्र यादों से भरे अपने स्कूल बैग लेकर आए थे, और ट्रेन से उतरते समय उन्हें वह सब अकादमी द्वारा दिए गए बैग में ठूंसना पड़ा, लेकिन काल के पास वास्तव में रखने लायक कुछ भी नहीं था। अभिजात वर्ग द्वारा पहले से दी गई एकमात्र वास्तविक पाबंदी ये थी कि कपड़े न लाएं, क्योंकि चयनित छात्रों को अकादमी में वर्दी में रहना होगा, और विशेष आयोजनों के लिए पोशाकें प्रदान की जाएंगी। दीवार पर सिर्फ एक तस्वीर लगी थी, और जब काल रहने आया था तब कमरे में बेहतर फर्नीचर था, इसलिए कम से कम उसका कमरा बाकी कमरों की तरह खाली नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि आंगन में बना ग्रीन हाउस ही डाना को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। वह अपने कमरे से किताबें लेने के लिए जल्दी से रुकी और काल के पीछे पीछे उसके स्वीट में चली गई, जहां वह गहरे रंगों और गद्देदार चमड़े के बिस्तर के फ्रेम को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अच्छा, ये तो ओह अनोखा है। मेरा मानना है कि यहाँ आंगन में पढ़ाई करने की जगह है, उसने पूछा। बहुत कुछ, पहले आप, काल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और पर्दे खोल दिए। बाहर लगे पौधों को देखकर डाना की आंखें चमक उठी और वह उन्हें देखने के लिए दौड़कर बालकनी में चली गई। अरे, ये तो मूनबेरी का पेड़ है, और इसका एक फल पक गया है। वह हौंफते हुए एक पेड़ के नीचे रुकी, जिस पर छोटे छोटे फल लगे थे जो धीरे धीरे हरे से सफेद हो रहे थे।
हाँ, मेरा इरादा था कि मैं इसके बारे में पता कर लूं और जब ये तैयार हो जाए तो इसे तोड़ लूं। क्या आप उस फल को जानते हैं? काल ने पूछा। मूनबेरीज को बहुत सेहतमंद और दिमाग के लिए फायदेमंद माना जाता है। मैंने एक बार उन्हें शहर के एक शानदार रेस्टोरेंट में ले जाते हुए देखा था। उसने जवाब दिया। तो फिर इसे तोड़ लो, हम इसे नाश्ते के तौर पर बांट लेंगे। काल मान गया। उसने श्रद्धापूर्वक फल नीचे तोड़ा और काल के पीछे पीछे पेड़ों और झाड़ियों के बीच से होते हुए उस मंडप तक गई जहां मेज रखी थी। ये मंडप यहाँ वाकई बहुत लोकप्रिय है ना? ये भूल भुलैया के ही स्टाइल के हैं। उन्होंने कहा। कुर्सियां आरामदायक हैं, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने इसे क्यों चुना। यहाँ के बगीचे को ग्रीन हाउस कहते हैं और यह बालकनी वाले कमरों में रहने वालों की पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैं इनमें से कुछ भी नहीं लाई, मैं बस इसमें पानी डालती हूँ और पत्तियों को सुखाने के लिए तोड़ लेती हूँ, क्योंकि ज्यादातर जादुई पौधों की पत्तियां किसी न किसी काम की होती हैं। दाना ने स्कूल के मैदान की ओर देखा और मुस्कुराई। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। मैं छात्रों को हमारे नीचे चलते हुए देख सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। ये पढ़ाई के लिए एक शानदार जगह है। काल मुस्कुराया और अपनी रणनीति की पाठ्य पुस्तक खोली, जो सार्जेंट रीटा द्वारा कक्षा के बाद पढ़ने के लिए छोड़ी गई किताबों के ढेर में अगली किताब थी। इसे कल से पहले पढ़ लेना उपयोगी होता, जिससे उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वह वास्तव में अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहा है। उसने किसी भी चीज के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की थी, और न ही वह उसका कोई इम्तिहान ले रही थी, इसलिए उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन शायद वह ऐसा ही कर रही थी, और प्रशिक्षण के पाठ ही इम्तिहान थे। काल को इस बात पर थोड़ी मूर्खता महसूस हो रही थी कि उसने दी गई सभी किताबों के शीर्षक भी नहीं पढ़े थे। अगर उसे पता होता कि वे क्या हैं, तो वह अगले दिन के लिए सबसे जरूरी लगने वाली किताबें पहले ही पढ़ सकता था। अध्याय 30, नाश्ता। दाना ने मूनबेरी फल को टुकड़ों में काटा और वे सुबह पढ़ाई करते हुए इसे खाते रहे। हर बार एक टुकड़ा खाने पर उन्हें ताजगी का एहसास होता था। पेड़ पर केवल 1 दर्जन के करीब फल थे, इसलिए उन्हें हर दिन खाना संभव नहीं था, लेकिन सप्ताह भर के तनाव और थकान को दूर करने के लिए छुट्टी के दिन एक फल खाना बुरा नहीं लग रहा था। सामरिक नियमावली पढ़ने में बेहद उबाऊ थी, और काल ने ताजगी भरे दिमाग और हॉक द्वारा शिकार करने के सर्वोत्तम तरीकों पर दिए गए सुझावों की मदद से जल्दी ही सब कुछ सीख लिया, इसलिए उसका ध्यान भटकने लगा। यहाँ इतने सारे अलग अलग पौधे थे, और हालांकि उसने जर्नल देख लिया था, लेकिन उसने उन सभी के उपयोग को याद नहीं किया था, खासकर उन पौधों के जिन पर इस समय कोई फल नहीं थे। इसलिए उसने किताब बदल दी और ग्रीनहाउस पर मौजूद जर्नल के विवरण पढ़ने लगा, और उसे पता चला कि मूनबेरी जैसे कई और फल थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विभिन्न पौधों से कई प्रकार की चाय, टॉनिक और औषधियां बनाई जा सकती थी, हालांकि कुछ के लिए एक विशेष जादुई संबंध की आवश्यकता होती थी। पिछली निवासी को बड़े बुजुर्ग चुड़ैल कहते थे और वह औषधि बनाने में काफी माहिर थी, लेकिन काल को इस काम का बहुत कम अनुभव था। घर की रसोई इतनी बड़ी नहीं थी कि एक साथ एक से ज्यादा लोग काम कर सके, इसलिए उसने कभी भी नाश्ता बनाने में अपनी माँ की जगह लेने की कोशिश नहीं की थी, और उसके दिन के 2 भोजन स्कूल और खदान से मिलते थे, पहले से पका हुआ और खाने के लिए तैयार। स्कूल के बाद खदान के प्रांगण में थोड़े समय के लिए काम करने का एक फायदा ये था कि आपको गर्मागर्म भोजन की गारंटी मिलती थी, और वह एक मेहनती वयस्क के लिए पर्याप्त मात्रा में होता था। जैसे ही वह पाठ्य पुस्तक में खोज रहा था, उसने देखा कि डाना तेजी से उत्साहित हो रही थी, और किसी जादुई प्रभाव से थोड़ी चमकने लगी थी। अकादमी में आने के बाद से वह अपनी प्रारंभिक जादुई शक्तियों के अलावा एक और जादू सीख चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही एक और जादू सीख लेगी। उन्हें वास्तव में यह नहीं पता था कि मंत्र कितनी जल्दी सीखे जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों और कैफेटेरिया में हो रही बातचीत से ऐसा लग रहा था कि अधिकांश छात्र अभी भी अपने शुरुआती मंत्र पर काम कर रहे थे, आगे बढ़ने से पहले उस पर महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रसोइये और ट्रेन के गार्ड के अनुसार हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है, तो शायद डाना सबसे तेजी से सीखने वालों में से एक थी। रसोइये ने ऐसा बताया जैसे वह अपनी योग्यता की कमी के कारण उन मंत्रों की बुनियादी बातें भी नहीं सीख पाया था जिन्हें वह सीख सकता था, लेकिन डाना इसके बिल्कुल विपरीत थी। सबसे आसान तरीका तो सीधे पूछ लेना ही होगा। तुम तो वाकई मंत्रों का अभ्यास तेजी से कर रहे हो, तीसरे मंत्र पर तो पहुंच ही गए हो, काल ने टिप्पणी की। दाना ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, और हालांकि मेरी शक्ति कुछ दूसरों जितनी मजबूत नहीं है, मैं नई जादुई विद्या में माहिर हूँ। ट्रेन से उतरने से पहले ही मैंने अपना पहला मंत्र सीख लिया था, लेकिन उसे 2 बार ही कर पाए।
अब मैं तीसरी बार भी कर सकती हूँ, या मैं धीरे धीरे कोहरे को नियंत्रित कर सकती हूँ। लेकिन गिल्ट, जो हमारी कक्षा में सबसे शक्तिशाली है, एक बार में 5 जादुई तीर चला सकता है और बार बार ऐसा कर सकता है। उसकी शक्ति अविश्वसनीय है, लेकिन उसे अभी भी तीरों की दिशा और स्थिरता को नियंत्रित करने में परेशानी हो रही है। तो शुरुआती तरक्की इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि आप किस चीज में प्रतिभाशाली हैं। मैं समझ सकता हूं कि बहुत ज्यादा शक्ति होना लेकिन नियंत्रण न होना कक्षा में जल्दी ही एक समस्या बन सकता है। लेकिन बहुत कम शक्ति होना, जैसे कि ट्रेन में रसोईया, इसका मतलब है कि बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। अगर वे आपको एक सार्वजनिक हस्ती बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें होंगी, काल ने सुझाव दिया। दाना ने आंखें घुमाई। डांस इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जल्दी सीख जाती हूँ। मशहूर होने के लिए बहुत शक्तिशाली होना जरूरी नहीं है, बल्कि बहुमुखी प्रतिभा होना जरूरी है। अगर मैं ग्रेजुएशन से पहले अवेकेंड के ऊपरी स्तर तक पहुंच जाऊं तो ठीक रहेगा, लेकिन कोरियोग्राफी टीचर के अनुसार एसेंडेड सबसे अच्छा होगा। काल हंस पड़ा और डाना ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है कि वे तुम्हें किस लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं? बहुत कम लोगों को समर्पित शिक्षक मिलते हैं, और तुम्हारा तो पूरा क्लास शेड्यूल है। जाहिर है वे तुम्हें किसी खास चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, ट्रेन में मुझे सबसे पहले यही बताया गया था कि मेरे लिए एक गोलेम का होना बेहतर होगा जो मेरी रक्षा करे, और इसी तरह वे उन युद्ध जादूगरों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं जो इसे सीख सकते हैं। इसलिए शायद वे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं सेना या सरकार में शामिल होकर राक्षसों को वश में करने का काम करूंगा। मेरे पास वास्तव में कोई ऐसा कौशल नहीं है जो युद्ध या जासूसी के अलावा किसी और काम आ सके, इसलिए शायद यही एकमात्र चीज है जो वे मेरे साथ कर सकते हैं, और यह एक अनोखी श्रेणी है, इसलिए मैं नियमित पाठ्यक्रमों में भी फिट नहीं बैठता। दाना ने कुछ देर सोचा। तुम्हारे पास आने के बाद हॉक ने एक और हुनर सीख लिया है ना? मैंने दूसरे साल के जादूगरों से सुना है कि वह पवन अवरोध का इस्तेमाल कर सकता है। शायद तुम उसे और हुनर सिखा सकते हो, या तुम खुद राक्षसों के और हुनर सीख सकते हो। इससे तुम और भी माहिर बन जाओगे। अगर आप उस शीतलता प्रदान करने वाले एलोवेरा पौधे के उन्नत संस्करण की क्षमता का उपयोग कर सकें, तो आप घावों को ठीक कर सकते हैं। इससे आप अपने आप ही एक शीर्ष चिकित्सक बन जाएंगे। काल ने पौधे की ओर देखा। क्या ये चीज घावों को ठीक कर सकती है? दाना ने सिर हिलाया। नहीं, इससे चकत्ते, सनबर्न ठीक हो जाते हैं और दर्द थोड़ा कम हो जाता है। ये वाकई उपयोगी है, लेकिन यह एक आम जादुई औषधि है। ये दवा की दुकान पर और नीचे आपूर्ति कक्ष में मिलती है। इसका एक बेहतर संस्करण भी है, जो उन्नत स्तर का है, और उससे हर तरह के घाव ठीक हो सकते हैं, लेकिन बीमारियां या रोग नहीं। मैंने इसे एक प्रकृति नाटक में देखा था। काल के परिवार के पास टेलीविजन नहीं था, इसलिए वह केवल सार्वजनिक स्थानों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ही देखता था, और वह भी शायद ही कभी कोई प्रकृति वृत्तचित्र होता था। उसने जादुई वनस्पति विज्ञान की कुछ कक्षाएं ली थीं, लेकिन वे बहुत ही बुनियादी थी और उनमें औषधीय पौधों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। उनका मुख्य ध्यान उन पौधों पर था जो जंगल में मिलने पर जानलेवा साबित हो सकते हैं। खैर, मुझे इन्हें उगाने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शायद एलोवेरा के पौधे को और बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है ताकि यह ज्यादा घावों का इलाज कर सके। यहाँ कई तरह के खास पौधे हैं, लेकिन ग्रीन हाउस के साथ आई गाइड में लिखा था कि ये लगभग सभी खाने योग्य हैं। यहाँ रहने वालों के लिए नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। काल ने समझाया। ऐसे स्नैक्स जो उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्नैक्स ही हैं।